नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो आपको बता दें, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शोक जताया है। कहा, यूपी के सीएम के लिए 1991 में वाजपेयी का नाम चला, तब मैंने कल्याण सिंह का नाम प्रस्तावित किया था। मेरा सौभाग्य रहा कि आत्मीयता के साथ छोटे भाई सा स्नेह मुझे दिया। एक दौर में उत्तर प्रदेश में ये कहा जाने लगा था, कल्याण सिंह कलराज मिश्र की जोड़ी जब तक रहेगी तब तक भाजपा की स्थिति कभी खराब नहीं हो सकती। तो बेहद अहम बातें उन्होंने इस दौरान कही। तो आज पूरे देश में शोक की लहर है, क्योंकि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व सीएम का निधन हो गया है। तो आपको बता दें, कल्याण सिंह का निधन हो चुका है। तो वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शोक जताया। कहा, यूपी के सीएम के लिए 1991 में वाजपेयी का नाम चला, तब मैंने कल्याण सिंह का नाम प्रस्तावित किया था। मेरा सौभाग्य रहा कि आत्मीयता के साथ छोटे भाई सा स्नेह उन्होंने मुझे दिया। एक दौर में उत्तर प्रदेश में यह कहा जाने लगा था कि कल्याण सिंह कलराज मिश्र की जोड़ी जब तक रहेगी तब तक भाजपा की स्थिति कभी खराब नहीं हो सकती। तो बेहद अहम बात उन्होंने कही और साफ तौर पर उनका यही कहना था कि जब तक कल्याण सिंह और कलराज मिश्र की जोड़ी रहेगी तब तक भाजपा की स्थिति कभी खराब नहीं होगी, ऐसा लोग कहते थे। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो चुका है। प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए कल्याण सिंह की कुछ स्मृति शेष हैं। वीआईपी कल्चर के वो खिलाफ थे। महामहिम से माननीय उन्होंने किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी किया था उन्होंने बंद। विश्वविद्यालयों में 26 साल बाद दीक्षांत समारोह हर वर्ष करवाने की शुरुआत उन्होंने की। दीक्षांत समारोह में गाउन की जगह परंपरागत भारतीय पोशाक पहनना शुरू करवाया। वे ऐसे राज्यपाल थे जो अपना खाना खुद बनाते थे। उनकी थाली में चटनी, रोटी और छाछ का एक गिलास होता था। जो भी मिलने जाता था उसे अपनी पसंदीदा चाय यानी केवल दूध की चाय वो पिलाते थे। राजभवन पहुंचने वाले हर व्यक्ति से वो मिलते थे। मिलने वालों को चाय पानी के साथ मिठाई सर्व करने के लिए वो कर्मचारियों को निर्देश देते थे। राजस्थान के 7वें ऐसे राज्यपाल जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनसे पहले 16 साल पहले बलीराम भगत ने कार्यकाल पूरा किया था। 1999 और 2009 में 2 बार उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा था। तो ऐसे में आज जो है शोक का दिन तो है ही, पर उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान कई नवाचार किए। तो वहीं आपको बता दें, राजस्थान के जो पूर्व राज्यपाल है कल्याण सिंह, उनके निधन पर आज कुछ जो स्मृति शेष है उनको हम याद करना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए कल्याण सिंह के कुछ स्मृति शेष है वीआईपी कल्चर के, वो हमेशा खिलाफ रहे। उन्होंने साफ तौर पर वीआईपी कल्चर को जो है वो नकारा है। साथ ही उन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत की कि उन्होंने महामहिम से माननीय शब्द का प्रयोग किया जाए, ये उन्होंने कहा। क्योंकि राज्यपाल के लिए हम कई बार देखते हैं कि महामहिम शब्द का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि महामहिम की जगह इसे माननीय शब्द के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। तो वहीं गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया जाता है उसको भी बंद करवा दिया। तो वहीं विश्वविद्यालयों में 26 साल बाद दीक्षांत समारोह हर वर्ष करवाने की उन्होंने शुरुआत की। तो जो दीक्षांत समारोह होता है, जिससे साफ तौर पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो ऐसे में हर वर्ष उसकी शुरुआत हो, हर वर्ष वो हो। तो ऐसे में ये बेहतरीन पहल उन्होंने अपने जीवन काल और कार्यकाल के दौरान की। दीक्षांत समारोह में गाउन की जगह परंपरागत भारतीय पोशाक पहनना उन्होंने शुरू करवाया। वे ऐसे राज्यपाल थे जो अपना खाना खुद बनाते थे। आप सोचिए, एक राज्यपाल आप हैं और ऐसे में इतनी व्यवस्थाएं होने के साथ ही, इतनी व्यस्तता होने के साथ ही वो अपना खाना खुद बनाते थे। उनकी थाली में चटनी होती थी, रोटी होती थी और छाछ का एक गिलास ज़रूर होता था। जो भी मिलने जाता था उसे वो अपनी पसंदीदा चाय पिलाते थे। और उस चाय की खासियत आपको बता दें कि जो पसंदीदा चाय उनकी होती थी उसमें केवल दूध होता था। यानी कि यूजुअली जो हम लोग चाय पीते हैं उसमें दूध और पानी दोनों हम मिलाते हैं, पर ऐसे में उनकी जो पसंदीदा चाय थी वो सिर्फ केवल दूध वाली चाय होती थी। राजभवन पहुंचने वाले हर व्यक्ति से वो मिलते थे। सबसे बड़ी बात आप देखिए उनकी उदारता की, या फिर हम कहें कि जिस तरीके से उनका व्यवहार था, बहुत ही सज्जन व्यक्तित्व वाले वो थे। और मिलने वालों को वो चाय पानी के साथ मिठाई सर्व करने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देते थे। यानी कि जो भी राजभवन पहुंचता था उनसे मिलने के लिए वो सबसे मिलते थे और साथ ही उनको चाय पानी के साथ मिठाई सर्व करने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश भी देते थे। तो राजस्थान के 7वें ऐसे राज्यपाल जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो राजस्थान के वो ऐसे 7वें राज्यपाल थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनसे पहले 16 साल पहले बलीराम भगत ने कार्यकाल पूरा किया था। 1999 और 2009 में 2 बार उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा था। तो ये दोनों ही साल अपने आप में बेहद अहम रहे, क्योंकि 1999 और 2009 में उन्होंने 2 बार भाजपा का जो साथ है वो छोड़ा था।
पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शोक जताया है। 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक रहे राजस्थान के राज्यपाल। तो आपको बता दें कि 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक वो राजस्थान के राज्यपाल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनके साथ जो यादें हैं उनको साझा किया। उन्होंने कहा, कल्याण सिंह व्यक्तिगत रूप से मेरे मार्गदर्शक थे, यानी कि वो व्यक्ति जो उनका मार्ग प्रशस्त करते थे, मार्गदर्शक बने, तो वो उनके लिए थे। मेरी माँ राजा माता साहब के साथ अक्सर चर्चा करते थे, तो अधिकतर बार वो ऐसा देखा जाता था कि वो उनके साथ चर्चा करते हुए नजर आते थे। जब राज्यपाल थे तब मैंने एक दिन उनसे कहा, मैं बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म रोकने के लिए सजाए मौत कानून लेकर आऊंगी। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से ज्यादती पर कानून लेकर आई हमारी सरकार। कल्याण सिंह ने मुझे राजभवन बुलाया और शाबाशी दी। तो ऐसे में साफ तौर पर जिस तरीके से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से ज्यादती पर कानून लेकर आई सरकार, तो ऐसे में साफ तौर पर इस दौरान कल्याण सिंह ने वसुंधरा राजे को शाबाशी भी दी और उन्होंने उस दौरान इसका जिक्र उनके साथ किया था। रक्षाबंधन का त्योहार आज है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं होने से राहत है। अशुभ माने जाने वाली भद्रा नहीं डालेगी रक्षाबंधन में कोई बाधा। धनिष्ठा नक्षत्र युक्त गज केसरी योग में मन रहा रक्षाबंधन। शोभन योग और राजयोग का भी संयोग है। इस साल रक्षाबंधन पर सूर्य, मंगल और बुध रहेंगे सिंह राशि में। 474 साल पहले 1547 में बना था ऐसा शुभ संयोग। इस बीच आज महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी गई है। महिलाओं बालिकाओं को RSRTC और JCTSL की बसों में निःशुल्क यात्रा आज कर सकेंगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास है। भाई बहन के प्यार का दिन आज है, रक्षाबंधन का त्योहार आज है। तो वहीं इस बार सबसे खास बात ये रहेगी क्योंकि भद्रा का साया इस बार रक्षाबंधन पर कोई खलल नहीं डालने वाला है और इसीलिए बड़ी राहत भी ये है। सब लोग पूरे दिन एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं। तो वहीं अशुभ माने जाने वाली भद्रा इस बार रक्षाबंधन में इस तरीके से कोई खलल नहीं डालेगी, कोई बाधा नहीं डालेगी। धनिष्ठा नक्षत्र युक्त गज केसरी योग में रक्षाबंधन बन रहा है। ये तो बेहद अहम योग है। तो वहीं शोभन योग और राजयोग का भी संयोग है। इस साल रक्षाबंधन पर सूर्य, मंगल और बुध रहेंगे सिंह राशि में। 474 साल पहले 1547 में ऐसा शुभ संयोग बना था। तो 474 साल बाद इस बार 2021 में ऐसा शुभ संयोग बना है। इस बीच आज महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी गई है क्योंकि वैसे ही आज का जो दिन है, आज का जो त्यौहार है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। भाई बहन के प्यार का दिन आज होता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से महिलाओं को एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया गया है जो हर बार दिया जाता है। निःशुल्क यात्रा का ये तोहफा है सभी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए। तो आपको बता दें महिलाओं बालिकाओं को RSRTC और JCTSL की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। अफगानिस्तान से अब खबर है। अब दुनिया भर में मान्यता के लिए तरसता तालिबान। मुस्लिम देशों को मनाने के लिए उनके नेता काट रहे हैं चक्कर, लेकिन दुनिया के 56 इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही तालिबान के साथ। आर्थिक फायदे के लिए हिमायती बने चीन, रूस ने भी काटी कन्नी क्योंकि इंटरनेशनल बिरादरी के अलावा अपने देश में भी झेलना पड़ रहा है उनको विरोध। पड़ोसी देश ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान भी तालिबान से निपटने की कर रहे हैं तैयारी। मलेशिया, इंडोनेशिया भी नहीं स्वीकारते तालिबानी कट्टरता को। ऐसे में मुस्लिम देश समझ चुके हैं कि लड़ाई है सिर्फ संसाधनों पर कब्जे की। तो बेहद अहम ये एक और खबर क्योंकि जिस तरीके से हम स्थिति देख रहे हैं अफगानिस्तान में बद से बदतर हो रही है और अब दुनिया भर में मान्यता के लिए जो तालिबान है वो तरसता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम देशों में को मनाने के लिए उनके नेता जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं। मुस्लिम जो देश हैं उनको मनाने के लिए जो नेता हैं तालिबानी वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दुनिया के 56 इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही तालिबान के साथ है। दुनिया में 56 इस्लामिक देश है और उनमें से सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो तालिबान के साथ नजर आ रहा है। आर्थिक फायदे के लिए हिमायती बने चीन, रूस ने भी अब जो है कन्नी काट ली है। पहले आर्थिक फायदे को देखते हुए चीन और रूस जो है तालिबानियों के साथ नजर आ रहे थे, पर अब वो भी कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल बिरादरी के अलावा अपने देश में भी झेलना पड़ रहा है विरोध। क्योंकि अगर बात की जाए इंटरनेशनल तौर पर तो इसका विरोध हो ही रहा है, जो भी तालिबानियों का साथ दे रहा है। तो ऐसे में अब जो उनके खुद के लोग हैं, जो उनके खुद के देशवासी हैं, वो भी अब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको वहाँ पर भी विरोध झेलना पड़ रहा है, तो वो भी कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पड़ोसी देश तजाकिस्तान और कजाकिस्तान भी तालिबान से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी ताकि तालिबान अगर उनकी तरफ कोई भी एक्शन लेता है तो वहां पर भी निपटने की जो तैयारियां हो वो पूरी हो। तो वहीं मलेशिया, इंडोनेशिया भी तालिबानी कट्टरता को स्वीकारते नहीं हैं। ऐसे में मुस्लिम देश समझ चुके हैं कि लड़ाई सिर्फ कब्जे की और संसाधनों की है।
प्रदेश में सूखा और अतिवृष्टि की मार है। प्रदेश के 13 जिलों में मानसून के पहले चरण में भारी बारिश से करीब 6 लाख हेक्टेयर में हुई फसल खराबी। 6 जिलों में बारिश की कमी से किसानों की कमर टूटी है, तो वहीं सीजन में 1 करोड़ 63 लाख हेक्टेयर से बुआई थी अनुमानित, लेकिन अभी तक 1 करोड़ 38 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है बुआई। ज्वार, मक्का, मूंग, उड़द, ग्वार, सोयाबीन, मूंगफली की फसलों में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। कोटा, बारा और बूंदी में सोयाबीन और उड़द की फसल में नुकसान हुआ है। सवाई माधोपुर में बाजरा एवं उड़द की फसल में नुकसान हुआ है। तो जिस तरीके से इस बार तस्वीरें हमने देखी कि जो सूखा और अतिवृष्टि दोनों की ही तस्वीर आई प्रदेश में, अलग अलग जगह से कुछ जगहों पर सूखा पड़ा तो कुछ जगह पर अतिवृष्टि की तस्वीर सामने आई। प्रदेश के 13 जिलों में मानसून के पहले चरण में भारी बारिश हुई, तो वही भारी बारिश से करीब 6 लाख हेक्टेयर में फसल जो है वो खराब हुई है। तो वहीं आपको बता दें, सीएम गहलोत को पोती काश्विनी ने बांधी राखी। मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन मनाया। गहलोत ने दादी सुनीता को भी रक्षा सूत्र बांधा। काश्विनी ने वैभव गहलोत व उनकी पत्नी भी इस दौरान मौजूद रही। तो बेहद अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि सीएम गहलोत को उनकी पोती काश्विनी ने राखी जो है वो बांधी है। मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन जो है गहलोत ने मनाया है। दादी सुनीता को भी रक्षा सूत्र जो है वो काश्विनी ने बांधा है। वैभव गहलोत व उनकी पत्नी भी इस दौरान मौजूद थी। ये बेहद अहम तस्वीरें इस दौरान की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रक्षाबंधन का जो पर्व है इसकी जो धूम है सीएम आवास में भी सुनाई दी। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे कितना खुशनुमा ये पूरा माहौल जब सीएम गहलोत को उनकी पोती काश्विनी ने राखी बांधी। मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन मनाया गया। गहलोत ने दादी सुनीता जो थी उनको भी, दोनों को ही काश्विनी ने राखी बांधी। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया। दादी सुनीता जो थी उनको भी रक्षा सूत्र बांधा है काश्विनी ने। वैभव गहलोत व उनकी पत्नी भी इस दौरान मौजूद थी। तो ये बेहद अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रदेश के मुखिया की, जिन्होंने सीएम हाउस पर रक्षाबंधन का ये पर्व जो है वो मनाया। तो वहीं आज विश्व संस्कृत दिवस है। हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार संस्कृत मानी जाती है देववाणी की भाषा। बांसवाड़ा के गन्नेड़ा का भी है संस्कृत से अपनापन। गन्नेड़ा में ठेले सब्जी वाले भी संस्कृत बोलते हैं। 8000 आबादी वाले गन्नेड़ा में हर 5वें व्यक्ति को संस्कृत की समझ है। गांव के शंकरलाल व्यास ने 83 साल पहले की थी संस्कृत पढ़ाने की शुरुआत। साइंटिस्ट और आरएएस भी इस स्कूल से कर चुके हैं पढ़ाई। तो कई साइंटिस्ट और आरएएस इस स्कूल से बने हैं जो संस्कृत में पढ़ाई कर चुके हैं। तो ऐसे में जहां आज एक और हम आधुनिकता को साथ में रखते हुए संस्कृत को भूलते जा रहे हैं, तो आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज विश्व संस्कृत दिवस है। हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार संस्कृत मानी जाती है देववाणी की भाषा। तो वहीं बांसवाड़ा के गन्नेड़ा का भी है संस्कृत से अपनापन। एक अलग अपनापन यहाँ पर देखा जाता है। गन्नेड़ा में ठेले सब्जी वाले भी संस्कृत बोलते हैं। 8000 आबादी वाले गन्नेड़ा में हर 5वें व्यक्ति को संस्कृत की समझ है। आप देख पा रहे होंगे कि आज जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं हमारी जो संस्कृत है जिसको देववाणी माना जाता है उसको भूलते जा रहे हैं। पर यहाँ की खासियत ये है कि हर 5वें व्यक्ति को संस्कृत की समझ है। गांव के शंकरलाल व्यास ने 83 साल पहले यहाँ पर संस्कृत पढ़ाने की शुरुआत की थी। तो 83 साल पहले यहाँ पर संस्कृत पढ़ाने की शुरुआत की गई थी और ये बेहतरीन शुरुआत यहाँ से हुई। और साथ ही यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ से साइंटिस्ट और आरएएस भी निकल चुके हैं और यहीं से उन्होंने पढ़ाई की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहारी सीजन में बाजार को मिलेगा बूस्टर डोज। रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक त्योहारी सीजन, 1.5 साल बाद बाजार खुले हैं पूरी तरह। ऐसे में रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी और रिटेल इंडस्ट्री को उम्मीदें बढ़ी है। रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक बम्पर बिक्री की उम्मीद है। तो वहीं मॉनसून मजबूत रहने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत रहने के संकेत भी मिले हैं। गत साल पर्यटन, मनोरंजन जैसे खर्च कम हुए। ऐसे में भारतीयों ने 15 लाख करोड़ की अतिरिक्त बचत की है। तो ऐसे में बूस्टर डोज की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और साफ तौर से इससे जो अर्थव्यवस्था वो बेपटरी हो चली है, तो ऐसे में उसको भी वापस एक पटरी के साथ मजबूती भी मिलेगी क्योंकि त्योहारी सीजन में बाजार को बूस्टर डोज मिलने जा रहा है। रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक त्योहारी सीजन रहेगा। 1.5 साल बाद बाजार खुले हैं पूरी तरीके से। ऐसे में रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी और रिटेल इंडस्ट्री को अब उम्मीदें बढ़ी हैं क्योंकि रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक बम्पर बिक्री की उम्मीद है।
मॉनसून मजबूत रहने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत रहने के संकेत मिले हैं। गत साल पर्यटन, मनोरंजन जैसे खर्च जो है वो आमजन के काफ़ी कम हुए, क्योंकि लगातार हमने देखा कोरोना काल में किस तरीके से अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी थी, क्योंकि कई लोगों के काम धंधे बंद थे। तो वही जो अगर बात की जाए पर्यटन की, मनोरंजन के क्षेत्र की, तो ऐसी कई जो गतिविधियां थी उन पर बैन था, वो बंद थी। अब वापस से अनलॉकिंग शुरू हुई है और लगातार रियायतों का दौर बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि दिवाली तक त्योहारी सीजन रहने वाला है। तो ऐसे में मार्केट को बूस्टर डोज मिल सकता है। और आपको बता दें कि भारतीयों ने 15 लाख करोड़ की अतिरिक्त बचत की है, क्योंकि जिस तरीके से गत साल पर्यटन, मनोरंजन आदि गतिविधियां बंद रही। ऐसे विधानसभा सत्र का क्या मतलब? यूपी में 17 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हुआ और 19 अगस्त को ही अनिश्चितकाल के लिए कर दिया गया स्थगित। पहले ये सत्र 17 से 24 अगस्त तक चलना था, लेकिन तीसरे दिन ही किया गया समाप्त। पहले दिन दिवंगत सदस्यों और पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देकर स्थगित की गई थी पूरी कार्रवाई। तो वहीं जबकि नियम है कि मौजूदा सदस्य के निधन पर भी सदन को पूरे दिन नहीं किया जा सकता स्थगित। तो साफ तौर पर सब यही कह रहे हैं कि आखिर ऐसे सत्र का क्या मतलब, क्योंकि जब सत्र का आयोजन होता है तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है कि कई योजनाओं पर बात होगी, कई ऐसे बिल्स जो हैं वो पास किए जाएंगे। पर यूपी में 17 अगस्त से विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो शुरू हुआ और 19 अगस्त को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले ये सत्र 17 से 24 अगस्त तक चलना था, लेकिन तीसरे दिन इसे समाप्त किया गया। पहले दिन दिवंगत सदस्यों और पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देकर स्थगित किया गया, जबकि नियम ये कहता है कि मौजूदा सदस्य के निधन पर भी सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। तो नियम के विरुद्ध यहाँ पे काम हुआ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से पहले दिन दिवंगत सदस्यों और पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देकर के स्थगित कर दी गई कार्रवाई, पर नियम ये कहता है कि मौजूदा सदस्य के निधन पर भी सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। क्षत्रपों की साझेदारी से बदलेगी विपक्ष की तस्वीर। 4 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के साथ आना बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। सोनिया गांधी की वर्चुअल मीटिंग में चारों मुख्यमंत्री हुए शामिल। स्टालिन, उद्धव, ममता, हेमंत अपने अपने राज्यों में रखते हैं खास प्रभाव। इन चारों राज्यों में है लोकसभा की 143 सीटें, अभी 53 सीटें भाजपा के पास है। ये 53 सीटें भाजपा के पास महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड से राज्यों से मिली थी। इन तीनों राज्यों में विपक्ष की साझेदारी लोकसभा चुनाव में बदल सकती है तस्वीर, और कांग्रेस के साथ तालमेल की संभावना को रोकना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। तो ऐसे में बड़ी जो बैठक है वो हुई सोनिया गांधी की अध्यक्षता में। विपक्ष की बैठक उन्होंने बुलाई और साथ ही इस बैठक के दौरान क्षत्रपों की साझेदारी से विपक्ष की तस्वीर किस तरीके से बदली जाए वो हमने देखा कि क्या अहम मुद्दे इसमें रखे गए। 4 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का साथ आना अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है। सोनिया गांधी की वर्चुअल मीटिंग में चारों मुख्यमंत्री जो हैं वो शामिल हुए। अब देखना ये है कि जो ये मैसेज दिया गया है उसको कितना धरातल पर उतारा जाता है, क्योंकि स्टालिन, उद्धव, ममता, हेमंत अपने अपने राज्यों में खास प्रभाव रखते हैं। आपको ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की वो तस्वीरें भी हमने उस वक्त दिखाई थी, तब ममता सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। अब ऐसे में जब सारे विपक्ष एकजुट होकर, ऐसा लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर एक नई विपक्षी शक्ति जो है उसकी शुरुआत करके मोदी सरकार के खिलाफ उतरना चाहती है। 2024 आम चुनाव की 3 साल पहले विपक्षी की तैयारी। ऐसा पहली बार है जब विपक्ष ने लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सोनिया गांधी अभी से बना रही विपक्षी नेताओं के साथ जीत का रोड मैप। विपक्षी दलों के नेताओं से सोनिया ने एकजुट होने का किया आह्वान। राहुल ने भी मॉनसून सत्र के दौरान कई बार विपक्षी पार्टियों के साथ की थी मीटिंग्स। हाल ही में सोनिया ने वर्चुअल मीटिंग में सभी पार्टियों से कहा, तमाम मतभेद भुलाना चाहिए। हर पार्टी की कुछ मजबूरियां हैं और बाध्यताएं हैं, लेकिन सब छोड़ आना होगा एक मंच पर। सबसे बड़ी बात, सोनिया के मंच ने ममता, सीताराम, येचुरी को भी ला दिया एक साथ। और एक बार विपक्षी एकजुटता पर बन जाए सैद्धांतिक सहमति, फिर आगे की बनेगी रणनीति। तो सोनिया गांधी लगातार इस कोशिश और कवायद में लगी हुई है कि आखिर जीत का रोड मैप किस तरीके से तैयार किया जाए। 2024 आम चुनाव की 3 साल पहले ही विपक्ष की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। कई तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से
बैठकों का दौर जारी रहा, मंत्रणाओं का दौर जारी रहा, चर्चाओं का दौर जारी रहा, तो वहीं कई ऐसे अहम दौरे भी रहे जिससे साफ तौर पर बहुत बड़े सियासी मैसेज जो हैं वो मिलते रहे। तो ऐसे में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष ने लोकसभा चुनाव की तैयारी 3 साल पहले ही शुरू कर दी है, अभी से ही शुरू कर दी है। सोनिया गांधी अभी से विपक्षी नेताओं के साथ जीत का रोडमैप जो है वो बना रही है। विपक्षी दलों के नेताओं से सोनिया ने एकजुट होने का जो है वो आह्वान किया है। राहुल ने भी मानसून सत्र के दौरान कई बार विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग्स की थी और साफ तौर पर ये बातें उस दौरान भी की गई थी कि आखिर विपक्ष किस तरीके से अपनी बातें सदन में मजबूती के साथ रखे। तो वहीं हाल ही में सोनिया ने वर्चुअल मीटिंग में सभी पार्टियों से कहा, जो अहम बातें उन्होंने कही वो आपको बताते, तमाम मतभेद जो है वो भुलाने चाहिए। हर पार्टी की कुछ मजबूरियां हैं और बाध्यताएं हैं, लेकिन सब छोड़कर हमें एक मंच पर आना होगा, एक साथ आना होगा। सबसे बड़ी बात, सोनिया के मंच ने ममता सीताराम येचुरी जो है उनको भी साथ ला दिया, एक साथ ला दिया उन्होंने ममता सीताराम को भी। और एक बार विपक्षी एकजुटता पर बन जाए सैद्धांतिक सहमति, फिर आगे की बनेगी रणनीति, ये भी उन्होंने कहा। राहुल ट्विटर की कार्यशैली से अभी भी नाराज, अनलॉक के बावजूद अभी तक नहीं किया ट्वीट। आजादी की 75वीं सालगिरह पर देश को इंस्टाग्राम से ही दी बधाई। 1 करोड़ 90 लाख फॉलोअर को राहुल की ट्वीट का इंतजार। इधर राहुल का अकाउंट अचानक सस्पेंड करने पर ट्विटर का एक्शन। ट्विटर ने आनंद फानन में इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी को अमेरिका किया तलब, लेकिन ट्विटर का राहुल के जख्म पर मरहम लगाने का प्रयास नाकाफी था। तो ऐसे में बेहद अहम ये बात इस वक्त आपको बता रहे कि राहुल गांधी का जो ट्विटर अकाउंट है वो लॉक हो गया, सस्पेंड हो गया, और उसके बाद अब जो है राहुल जो है ट्विटर की कार्यशैली से अभी तक नाराज नजर आ रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी ट्वीट जो है उनका अकाउंट वापस से बहाल होने के बाद नहीं किया है। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर भी उन्होंने देश को इंस्टाग्राम से ही बधाई दी थी। विपक्षी एकता के लिए आगे आई सोनिया गांधी। सोनिया की पहल पर एक होता नजर आ रहा है विपक्षी एकजुटता की अलग जगाने की संभाली कमान, क्योंकि कांग्रेस से अम्ब्रेला बॉडी सभी को रख सकती है एकजुट। हाल ही में सोनिया ने आहूत की थी विपक्षी नेताओं की वर्चुअल मीटिंग। केजरीवाल, मायावती को छोड़ तमाम विपक्षी नेता मीटिंग में हुए शामिल। बाकी विपक्षी पार्टियां तमाम मतभेद भुला भाजपा के खिलाफ एक साथ आए और 2024 के आम चुनाव के लिए अभी से तैयार किया जा रहा है रोडमैप। तो ये बेहद अहम बात आपको बता रहे कि अभी से यानी कि 3 साल पहले से ही रोडमैप की तैयारियां शुरू कर ली गई है। जो रणनीति है वो बनाई जा रही है विपक्षी एकता के लिए। सोनिया गांधी खुद आगे आई है। सोनिया की पहल पर एक होता हुआ नजर आ रहा है पूरा विपक्ष। सुष्मिता देव को लेकर दीदी काफी उत्साहित। असम में तृणमूल की आकांक्षाओं को मिलेगा बल। ममता को असम के लिए मिल गया एक माकूल चेहरा, क्योंकि सिलचर के इलाके में देव परिवार का अभी भी काफी असर। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सुष्मिता को रोकने के नहीं किए प्रयास, लेकिन राहुल के गौरव गोगोई को ज्यादा महत्व देने से नाराज थी सुष्मिता। इधर असम में सुष्मिता के चेहरे पर ममता बंगाली मुस्लिम वोटर्स को चाहती है साधना, और ममता सुष्मिता को बंगाल से भेजेंगी ऊपरी सदन यानी राज्यसभा। तो बेहद अहम इस वक्त आपको बात बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा सुष्मिता ने हाथ का साथ जो है वो छोड़ा और उसके साथ ही टीएमसी में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। टीएमसी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, तो उनको लेकर यानी कि सुष्मिता देव को लेकर दीदी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। असम में तृणमूल की आकांक्षाओं को इससे बल मिलेगा ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि ममता को असम के लिए एक माकूल चेहरा जो उन्हें चाहिए था वो मिल गया है, क्योंकि सिलचर के इलाके में देव परिवार का अभी भी काफी असर है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सुष्मिता को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, कोई कोशिश नहीं की, लेकिन राहुल के गौरव गोगोई को ज्यादा महत्व देने से सुष्मिता नाराज थी और नाराजगी फिर इस्तीफे पर आकर रुकी। और इधर असम में सुष्मिता के चेहरे पर ममता बंगाली मुस्लिम वोटर्स को साधना चाहती है। भगवा आकांक्षाओं के विस्तारक। यूपी विजय के लिए संघ भाजपा का प्लान। 403 सीटों पर विस्तारकों की करेंगे नियुक्ति। विस्तारक पद्धति भाजपा को संघ की देन। पार्टी के विधायक, सांसद, एमएलसी मौजूदा या रिटायर कोई भी बन सकता है विस्तारक। पिछले यूपी चुनाव में सफल रही थी संघ की विस्तारक पद्धति। इधर नए विचारों के लिए दत्तात्रेय होसबोले ने खोले संघ के द्वार। संघ की हरी झंडी के बाद भाजपा विस्तारक कैंपेन को देने लगी धार, और भाजपा संघ समांतर रूप से विस्तारक नीति पर बढ़े आगे तो जीत आसान। तो बेहद अहम बात इस वक्त आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आकांक्षाओं के विस्तारक जो हैं वो बने हैं भगवा।
आपको बता दें, यूपी विजय के लिए संघ भाजपा का प्लान। 403 सीटों पर विस्तारकों की करेंगे नियुक्ति। विस्तारक पद्धति भाजपा को संघ की देन। पार्टी के विधायक, सांसद, एमएलसी मौजूदा या रिटायर कोई भी बन सकता है विस्तारक। पिछले यूपी चुनाव में सफल रही थी संघ की विस्तारक पद्धति। इधर नए विचारों के लिए दत्तात्रेय होसबोले ने खोले संघ के द्वार। संघ की हरी झंडी के बाद भाजपा विस्तारक कैंपेन को देने लगी धार और भाजपा संघ समांतर रूप से विस्तारक नीति पर बढ़े आगे तो जीत होगी आसान। तो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि भाजपा संघ समांतर रूप से विस्तारक नीति पर अगर आगे बढ़ती है तो जीत जो है वो आसान होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।